काले गोरे स्टूडेंट में भेदभाव। क्लास के सारे बच्चे चीकू के इर्द गिर्द घेरा बनाकर उसे परेशान कर रहे थे। जाने इस काले कलुए के माँ बाप ने क्या सोचकर इसका नाम चीकू रखा है। इसका नाम तो इसके भादे काले रंग के जैसा होना चाहिए था, क्यों बंटी? इस मदारी के काले लंगूर पर तो एक ही नाम जचता है, काला लंगूर। सभी बच्चे चीकू के काले रंग के चलते उसका खूब मजाक बनाते हैं, जिसे देख चीकू रोते हुए कहता है, तुम लोगों को मेरे काले रंग की खिल्ली उड़ाकर क्या हासिल होता है? बस बहुत हो गया, आज मैं टीचर जी से तुम सबकी शिकायत करूंगा। चीकू रोते बिलखते हुए कक्षा से बाहर की ओर भागता है। तभी उसकी टक्कर स्कूल की टीचर सुनैना से होती है। टीचर जी, कक्षा के सारे विद्यार्थी मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। उनकी ये मजाक? चलो अभी उन बदमाशों को सबक सिखाती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? तुम सबने बेचारे काले चीकू को थोड़ा सा परेशान करके छोड़ दिया। ले ले ले, एक यही तो है हमारे इस हाई स्कूल का इकलौता काला हीरा, जो मेरे गोरे हीरे जैसे स्टूडेंट से एकदम हटकर है। मैडम, कहो तो इस ब्लैक टी को ग्रुप एडमिन बना दे। शिक्षक की बातें सुनकर सभी बच्चे जोर से हंस पड़ते हैं। सुनैना जोर से चीकू का कान मलते हुए कहती है, क्यों रे फटीचर, काले बादशाह, अपनी औकात से बाहर इस स्कूल में दाखिला क्या मिल गया? तू तो काले कौवे से भी ऊंची उड़ान भरने लगा है। आज तुझे मजा चखाती हूँ। अत्याचारी सुनैना कटीली छड़ी से नन्हे भोले चीकू को खूब मारती है। ये स्कूल सिर्फ गोरे स्टूडेंट्स की खातिर बना है, क्योंकि उनका दिमाग भी गोरे रंग के जैसा साफ है। तुम काले कलूटे स्टूडेंट्स का ना तो कोई शक्ल है और ना ही अक्ल। इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी सुनैना का मन नहीं भरने पर वो चीकू को मुर्गा बनाकर कहती है, आज सारा दिन जब मुर्गा बनेगा तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, काली चाय कहीं का। आइए रुख करते हैं मिर्जापुर गांव का। उस गांव में ज्योत्सना माधवी नाम की सास बहू की जोड़ी रहती थी। वीनू ज्योत्सना का बेटा था। माँ जी, हमारा वीनू कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना, अब इसका स्कूल में दाखिला करवा देना ही भला है। ईश्वर की दया से अर्जी दी है, बस एक दिन में उसका दाखिला हाई स्कूल में हो जाए। ज्योत्सना के बेटे का रंग भी काला था, मगर ज्योत्सना ने उसे इस कदर नाजों से पाला पोसा कि अब तक इस बात का वीनू को कोई एहसास ही नहीं हुआ था। ऐसे में देखना यह है कि विद्यालय में क्या होने वाला है। अम्मा, आप मुझे इतने सवेरे सजा क्यों रही हैं? वीनू बेटे, आज से तुझको अम्मा से पूरे 6 घंटे दूर रहना होगा। तुझे आज से विद्यालय जाना होगा। वीनू को उस बड़े स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वो बस्ता लटकाए स्कूल चल पड़ता है। आज उसका विद्यालय में पहला दिन था। चलो चले स्कूल चले हम। वो जैसे ही कक्षा में घुसता है, शरारती बच्चा बंटी उसके चेहरे पर स्याही फेंक देता है। नो नो नो, मुझे माफ करना, बदकिस्मती से मेरी कलम की स्याही, काली स्याही तुम्हारे काले चेहरे पर पड़ गई। बंटी देख तो, तेरे कलम की स्याही कैसे इसके अमावस के चेहरे पर एकदम घुल मिल गई। मेरा नाम वीनू कृष्णमूर्ति अय्यर है। तेरा नाम जो कुछ भी हो, मगर हमारी खातिर तू हमारे विद्यालय पर लगा काला धब्बा है। उसी पल कक्षा में टीचर सुनैना आती है और वीनू की ओर देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, सवेरे सवेरे किस काले कमले स्टूडेंट्स की सूरत देख ली, पूरा दिन खराब हो गया मेरा। जैसे ही वीनू बेंच पर बैठने की कोशिश करती है, सुनैना बेंच को सरका देती है और वीनू मुंह के बल जमीन पर ढब से गिर पड़ता है। अयो अम्मा। सुनो अमावस की चांद, खबरदार जो तूने किसी भी बेंच पर बैठने की कोशिश की तो तेरी काली चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तुम जैसे मैले कुचले गरीब स्टूडेंट्स मुंह उठाकर विद्यालय में प्रवेश पा लेते हैं, यही बहुत है। काले और गोरे स्टूडेंट्स में भेदभाव का एहसास उस रोज वीनू को पहली दफा महसूस हुआ था। वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मैं मेरी माँ का राजकुमार हूँ। माँ कहती है इंसान का दिल से आकर्षक होना चाहिए। आप बुरी हैं, हम बच्चों में भेदभाव कायम करती हैं। ये सुनकर टीचर सुनैना गुस्से से बेकाबू होकर वीनू को प्रताड़ित करती है और उसे कड़कती धूप में स्कूल के मैदान में मुर्गा बनाकर छोड़ देती है। रूप नहीं है तो इतना गुमान है। अरे तू तो मेरे गोरे स्टूडेंट्स के पैरों की धूल में लगने बराबर भी नहीं है। वैसे भी इस धूप में खड़े रहने से तेरा काला रंग जरा और काला हो जाएगा। अब प्रतिदिन सुनैना भोले भाले नन्हे स्टूडेंट्स के बीच काले और गोरे का भेदभाव की खाई को और गहरी करती जा रही थी। स्कूल के सभी गोरे स्टूडेंट्स न सिर्फ
वीनू के आगे अपनी अमीरी की धौंस झाड़ते, साथ ही उसके काले रंग के चलते न तो उसे स्कूल के विद्यालय का नल छूने देते, न बेंच पर बैठने देते। इस तरह वो सब मिलकर वीनू और काले बच्चों की रैगिंग किया करते थे। अब इस भेदभाव ने नन्हे वीनू के मन में एक बड़ा घर कर लिया था। अब वीनू खोया हुआ सा रहने लगा था। ये बात उसकी माँ ज्योत्सना को खटकने लगी थी। फिर एक रोज वो गांव के चौराहे पर चीकू की माँ बबली से टकराती है। अरे ज्योत्सना, अच्छा वो बबली जो तुम मुझे यहीं मिल गई। तुम्हारा बेटा चीकू वीनू के विद्यालय में ही पढ़ता है ना? अरे वो विद्यालय के नाम पर नरक का द्वार है, जहाँ की मुख्य प्रिंसिपल हम जैसे गरीबों के बच्चों से रंग भेदभाव करती है। अगर बच्चा गोरा हुआ तो गनीमत, मगर बदकिस्मती से बच्चे का रंग काला हुआ तो उस स्टूडेंट का जीवन अंधेरों में घिर जाता है। ज्योत्सना सच से वाकिफ हो चुकी थी। उसने वीनू के मुंह से सारा वृतांत जानकर शिक्षा मंत्री को अर्जी डाली, जिसके बाद तुरंत उसके कंप्लेंट दर्ज की गई और अगले सवेरे वो पुलिस के साथ स्कूल में आधम की, जहां सुनैना कुछ काले बच्चों को कतार में खड़ा करके उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ मिस सुनैना, यू आर अंडर अरेस्ट। दिमाग खराब हो गया है? शायद आपको खबर नहीं, मैं इस हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आपकी ईंट से ईंट बजा कर रख सकती हूँ। ईंट से ईंट तो तुम्हारी बजेगी। अरे जब स्कूल की बागडोर संभालने वाली प्रिंसिपल की सोच की नींव इतनी घटिया होगी तो बाकी से क्या उम्मीद। ऐसा क्या किया है मैंने? ये पूछो कि क्या नहीं किया तुमने। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तुमने इन नन्हे भोले बाले बच्चों के मन में काले गोरे रंग की गहरी दीवार खड़ी कर डाली है। एक शिक्षित शिक्षिका होकर रंग भेद नीति को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, तुमने काले रंग के चलते कई बार स्टूडेंट्स पर अत्याचार किया है। अरे कैसी मक्कार औरत है। इंसान के केवल दो रंग होते हैं, काला और गोरा, मगर खुलकर जीने की आजादी सभी को है। तुमने बच्चों की कच्ची उम्र में उन्हें काले रंग में रंग दिया। इस कदर खटास भर दी उनके मन में कि वो जीना ही भूल गए। झूठ बोल रही है। सरासर मुझे फंसाने की साजिश है इनकी। अगर झूठे हम हैं तो जुबान तुम्हारी क्यों लड़खड़ा रही है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्चों मेरी ओर देखो और पुलिस अंकल को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारी काले रंग के चलते मिस हमसे भेदभाव करती हैं, हमसे कटी रहती हैं, हमें जमीन पर बिठाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें सख्त चेतावनी दी है कि हम स्कूल के नल से पानी नहीं पी सकते। कोई भी हमसे बात नहीं करता क्योंकि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि भगवान ने हमें काला बनाया है। मैम कभी काम का बहाना बनाकर हमको मारती हैं तो कभी लेट का बहाना बनाकर अपना गुस्सा निकालती हैं। सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम अछूत हों। पुलिस उसी क्षण सुनैना को हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डाल देती है और कोर्ट द्वारा न सिर्फ उसे प्रिंसिपल के पद से हटाया जाता है बल्कि उसे कई साल जेल में रहकर काटना पड़ता है, जिसके साथ काले गोरे रंग का ये भेदभाव जड़ से मिट जाता है। जामुन के पेड़ पर चुड़ैल। अरे आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से ये जंगल भी खत्म होने को नहीं कहता है। कितनी देर से चले जा रही हूँ। अनुराधा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, रात के अंधेरे में भी ये काले जामुन कितने चमक रहे हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्यों ना मैं इनको तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा पेड़ के ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन गिर नहीं पाता। ओहो, एक भी जामुन टूट नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश ऐसा होता कि जोर जोर की आंधी चल जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो अभी जामुन के पेड़ के हिलने की बात ही कर रही थी, तभी अचानक से आंधी चलने लगी। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अनुराधा जमीन पर पड़े हुए जामुनों को उठाने लगती है। तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो धीमी आवाज में अनुराधा से कहती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक ना जाओ।
बहुत सारे जामुन हैं यहाँ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुनों को नीचे गिरा देती हूँ। आवाज सुनकर जैसे ही अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर अनुराधा के हाथ से सभी जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं तो तुझे इन जामुनों को खाना भी पड़ेगा। ये सारे जामुन खा ले, उसके बाद यहाँ से चली जाइयो। अनुराधा चुड़ैल के डर से जामुन को उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो पहला जामुन खाती है, उसका शरीर जामुन की तरह काला पड़ जाता है। देखते ही देखते अनुराधा एक जामुन में बदल जाती है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने पेड़ के ऊपर लगा देती है। एक ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगते रहेंगे तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राजू और राधा अपनी माँ अनुराधा को गांव के चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, हमारी माँ कल रात से गायब है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। मेरी माँ के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो हम दोनों भाई बहन जीते जी ही मर जाएंगे। राधा और राजू को इस तरह अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, देखो बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया उन दोनों को गले से लगाता है और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद मुखिया अपने कुछ लोगों को गांव में अनुराधा को ढूंढने के लिए भेज देता है। तुम सभी को मैं एक काम देता हूँ, उस औरत को किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आओ, फिर चाहे जंगल का कोना कोना क्यों न छान लो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ और जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग गांव भर में अनुराधा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। अरे मुखिया ने हमें आदेश तो दे दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमें वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे धरती निकल गई या आसमान निकल गया उस औरत को? अगर मरी भी होगी तो उसकी लाश तो कहीं ना कहीं होगी ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो औरत। तुम लोग बातें कम करो और काम ज्यादा। एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उस औरत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। लांबा की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जिसके बाद लांबा उस औरत को ढूंढते ढूंढते जामुन के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जामुन रात के अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक काम करता हूँ, कुछ जामुन तोड़कर खा लेता हूँ, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। लांबा पत्थर मारकर जामुनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक जामुन नीचे गिर जाता है। जैसे ही लांबा उस जामुन को उठाने जाता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होकर उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं पूरे पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दूंगी। अपने पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखकर लांबा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू कैसे, कौन है तू और मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? मेरे जामुन तोड़कर मुझी से पूछते हो कौन हूँ मैं? चलो, अब जब तुमने मेरा जामुन तोड़ा ही है तो इसे खा भी लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे जाने दो यहाँ से। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
चुड़ैल के डर से लांबा जामुन खा जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो खुद एक जामुन में बदल जाता है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब कालू एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है, जिसके बाद वो जंगल से निकलकर सीधा मुखिया के पास जाकर उसे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? लगता है हमारे गांव में इस चुड़ैल की वजह से ही लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक बाबा को जंगल में लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे पुकारे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी झोली से भभूति निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक, जल्दी से बता आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी अचानक से पेड़ के अंदर से आग के शोले निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ साथ जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद से गाँव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। कुम्हार का जादुई बर्तन। गिरिधर एक कुम्हार था जो मानिकपुर गांव में अपने परिवार के संग रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी माधवी, बेटी गौरी और मां निर्मला थी। घर बार की जिम्मेदारी गिरिधर के कंधे पर थी। गिरिधर को अपने चाक से बहुत लगाव था, क्योंकि उसी से उसके घर की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। उनके घर का ढांचा बेहद पुराना जान पड़ रहा है। ओसारे में बैठी गौरी पढ़ाई कर रही थी और चौखट के बाहर गिरिधर बर्तन बना रहा था। माधवी, शायद तुमने मिट्टी को भली तरह रौंदा नहीं है। अरे बर्तन का आकार एकदम टेढ़ा भद्दा उभर रहा है। वो दंपत्ति साथ मिलकर पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन भरसक मेहनत के बावजूद भी कुछ खास कमाई उनके हाथ नहीं लगती थी। गिरधर उन बर्तनों को बाजार में लाकर बेचा करता था। बर्तन ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो, आओ मित्रों सज्जनों और ले जाओ सस्ता टिकाऊ मिट्टी के लुभावने बर्तन ले लो भैया, बर्तन ले लो। कुछ बर्तनों की बिक्री से गिरधर के पास 4 पैसे आते हैं और वो कहता है, अब राह ताकने का कोई फायदा नहीं, देर शाम हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो बर्तनों का टोकरा सिर पर धर कर चल पड़ता है। रास्ते में वो बनिए की दुकान से राशन खरीद कर घर पहुंचता है। माफ करना भाई, आने में जरा देरी हो गई, ये लो राशन। ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज का रोना है। अरे जब इन मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा कठिन हो रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं देता ये कुम्हारगिरी और बनिया का व्यापार क्यों नहीं करता? माँ, ये कैसे संभव है? अरे मुझ गरीब कुम्हार की जेब में घर का राशन पानी चलाना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर है। कौन देगा मुझे कर्जा? अरे तो क्या जीवन भर इसी गरीबी के दलदल में धंसकर ये मिट्टी के बर्तन बेचने में ही जीवन काट देगा? दोनों के बीच बढ़ते मतभेद को देख माधवी कहती है, माँ जी, अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो खुद ब खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। बहू की बातें सुनते ही निर्मला झुंझलाते हुए कहती है, सत्यानाशिनी, तुझे किसने कहा हम माँ बेटे के बीच के मसले में कूदने को? तुझसे इस घर का तो वंश जना नहीं गया। आई बड़ी सलाह मशवरा करने वाली, इस सपोलन को पैदा करके मेरे बेटे का कंधा बोझ से ढक दिया है तूने। अब क्या तुम अपशगुनी माँ बेटी मेरे बेटे को खा चबा कर दम लोगी? सास की जली कड़वी बातें सुन माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ पल के पश्चात माहौल ठंडा हो जाता है, मगर उस रात
गिरधर की भूख प्यास मर जाती है और आधी रात जहां सभी नींद के आगोश में थे, उसकी आंख से नींद जैसे कोसों दूर थी। वो किवाड़ खोलकर चाक के पास आकर ढब से बैठ जाता है और बेबसी के बादल उसकी आंखों में उमड़ते हुए बरस पड़ते हैं। हे धरती माँ, ये कैसा दुखद मंजर है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहता। अरे मेरे अथक प्रयास के बाद भी कोई भी विशेष कमाई नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते मैं एकदम बेबस और लाचार हो गया हूँ। गिरिधर के बहते आंसू चाक पर सने मिट्टी में जैसे ही मिलते हैं, एक तेज लौ जल उठती है, जिसके साथ एक देवी सुशोभित वस्त्र पहने प्रकट होती हैं। गिरधर हाथ जोड़े कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरी सहायता करने की खातिर आई हैं? मैं इस धरा की धरोहर धरती माता हूँ। तुम्हारे बहते अश्रुओं को देखकर मुझे आना पड़ा। मैं माँ एक कुम्हार हूँ। मैं अपने काम को जिस सच्चे लगन और परिश्रम से करता हूँ, उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता। आप तो पूरे संसार का भार उठाते हैं। मुझे इस काबिल कर दीजिए कि मैं भी बखूबी अपने परिवार का भार उठा सकूं। गिरिधर धरती माँ से अपनी समस्या को साझा करता है। देवी अपने वरदानी हाथों से एक मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे थमाती हुई कहती हैं, ये लो गिरधर। है देवी, ये तो एकदम मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन जैसा है। गिरधर, ये एक जादुई बर्तन है जिसमें तुम जो कुछ भी एक अंश डालोगे वो बहुतायत से भर जाएगा। साथ ही ये तुम्हारे हाथों के बर्तन को एक नई पहचान देगा। देवी के ओझल होते ही गिरिधर ढांढस बांधकर उस जादुई घड़े को निहारता है। इस जादुई बर्तन की चमक मेरे बनाए बर्तन से एकदम अलग है। वो उसे घर के भीतर लाकर एक कोने में रख देता है। सवेरे उठने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आपको पता है ये मिट्टी का बर्तन जादुई है। सवेरे मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे खाने का निवाला इसके भीतर गिर पड़ा और फिर उसमें से ढेर सारा खाना निकला। इसका मतलब कि ये सचमुच जादुई बर्तन है। वो उस बर्तन को चाक से छुआकर एकाएक मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने बरस में आज पहली दफा मुझ कुम्हार के हाथों इस मिट्टी के बर्तनों में अलग ही निखार चढ़ा है। जी, आपने मिट्टी के बर्तन तो एकदम भले आकार के बनाए हैं, मगर मुझे इसमें कुछ कमी खल रही है। इन बर्तनों को आकर्षक रूप देने के लिए हमको औरों की भांति इन पर चित्रकारी, नक्काशी करनी चाहिए। उससे मिट्टी के बर्तनों की खरीद पर जोर पड़ेगा। मगर रंगों की कीमत तो आकाश छू रही है। तुम चिंता ना करो। गिरधर फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर जादुई बर्तन के भीतर उड़ेल कर कहता है, अब देखना ये जादुई बर्तन का कमाल। जादुई मिट्टी के घड़े के भीतर एक उथल पुथल उठने के साथ उफान उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी का बर्तन है। इसने हमारे अल्प मात्रा के रंग को कितना ढेर सारा बना दिया। दोनों साथ मिलकर सभी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं, जिसे लेकर गिरधर बाजार में बेचने पहुंचता है। सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन, अरे सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो। स्वर्णा और मुग्धा नाम की दो औरतों की नजर गिरधर के मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है। फिर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो सबसे अद्भुत हैं। इन पे की गई फूल पत्तियों की नक्काशी तो एकदम दर्शनीय है। क्या दाम है इन बर्तनों का? अरे एकदम सस्ता है भौजाई, 20 रुपए का एक। इतना सस्ता मोल? कच्ची मिट्टी के बर्तन है क्या? बनावट से तो बर्तन बड़ा ही टिकाऊ और मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और इसकी नक्काशी में मानो जादू का जाल बिछा हो। वे दोनों औरतें कई सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर कुम्हार को पैसे देती हैं, जिन्हें लेकर कुम्हार खुश मन से घर आता है। अरे ये देखो माँ, जादुई मिट्टी के घड़े के चलते आज मुझे बाकी दिनों से बेहतर कमाई हुई है। मगर है तो चिल्लर ही। तेरे जादुई बर्तन में अगर सचमुच में जादू भरा है तो इन्हें 10 गुना करके दिखाए। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री को गिरधर जादुई मिट्टी के घड़े में डालता है। तभी सिक्कों के खनकने के शोर के साथ पूरे घर में बौछार लग जाती है। ये देख लालची निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो गिरधर कहता है, माँ जादुई मिट्टी के बर्तन ने अपना जादू तो दिखा दिया। वो सभी साथ मिलकर उन पैसों की गिनती करते हैं जो काफी ज्यादा होते हैं। ये तो बड़ी रकम है।
पिताजी, क्या इनसे हम बड़ा घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं? हाँ गौरी, इस जादुई मिट्टी के बर्तन से हम अपना हर नामुमकिन सपना साकार करेंगे। वो एक बड़े ही सुंदर हवादार घर की नींव खड़ी करते हैं और सारी सुख समृद्धि की चीजें खरीद लेते हैं। साथ ही गौरी की भी बड़े से विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। अरे गिरधर, अब तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, और फिर हमारे पास वो जादुई बर्तन भी तो है। अब तुझे इन मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं इसलिए ये मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा कि मुझे आवश्यकता है, बल्कि एक कुम्हार की पहचान उसके मिट्टी के बर्तन से ही जान पड़ती है। जादुई मिट्टी के बर्तन से सारी अभिलाषा और विलासिता की चीजें संपन्न होने के बावजूद भी गिरधर में जरा भी अहंकार नहीं आता। ना ही उसके अपने हाथों से बनाई मिट्टी के बर्तन और कुम्हार होने की चाहत के प्रति रुझान कम होता है। वो सदा ही अपने काम के प्रति एक समान खरा जान पड़ता है और साथ ही अपने जादुई मिट्टी के बर्तन से औरों की मदद भी करता है। भुक्कड़ चटोरी बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली भारती एक भारी भरकम थुलथुले शरीर की लड़की थी। उभरा हुआ पेट, गोलगप्पे से मोटे गाल उसके जरूरत से ज्यादा खाने की बुरी आदत को एकदम साफ दर्शा रहे थे। अरे भारती, तू तैयार नहीं हुई? लड़के वाले किसी भी वक्त आ धमकेंगे। माँ, मैं इस कपड़े में फंस गई हूँ, मुझे इस तामझाम से बाहर निकालो। माँ के लाख समझाने पर भी तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती। जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस कर फटने को हो रही है। अपने खान पान पर कंट्रोल कर, वरना तेरी होने वाली सास तुझे चटोरी भुक्कड़ कह के बुलाएगी। संध्या भारती को हॉल में लाकर लड़के वालों के सामने बैठा देती है। वैसे बिटिया, तुम्हें क्या क्या पसंद है? भारती टेबल पर धरे पकवान को ललचाई नजरों से देख मुंह से लार टपकाते हुए जीभ घुमाकर कहती है, मुझे खाना बहुत पसंद है। छोले, पूरी, पनीर टिक्का, शाही पनीर, गोलगप्पे, बर्गर, बिरयानी और गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते ही माया सोच में पड़ जाती है। तभी भारती की माँ संध्या बात संभालते हुए कहती है, माफ करना बहन जी, मेरी बेटी जरा सी खाने की शौकीन है। जाने क्यों इसमें मुझे लक्ष्मी नहीं हफ्सी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ब्याह हो जाए तो मैं इसे भी अपने जैसी स्लिम फिगर वाली बना दूंगी। विधि विधान के संग दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। भारती अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर गिराकर गृह प्रवेश कर। अरे कदमों को कष्ट देवे के का जरूरत आन पड़ी। माया, तोहार मोटल्ली पत हो तो आपन जोरदार फूंक से घर के झूमर उड़ा सकत है, फिर ई तो बिता भर के कलश है। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू खाती पीते घर से है, तेरे जैसी चिमर की थोड़ी ही। अरे पहले अपन गरीबान में झांको माया, मछली के सूखे कांटे जैसी हो जात हो, रस्सी पर लटका दिया जाए तो हैंगर लगोगी। सभी पड़ोस ने माया की खिल्ली उड़ाकर चल देती है। तभी माया कहती है, बहू, तेरे मोटा राम जैसे शरीर के चलते आज इनके सामने मेरी खिल्ली उड़ गई। अब से तुझको अपने खाने पर काबू करना होगा। मेरी बात तेरे भेजे में घुस तो रही है ना? माँ जी, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और रही बात मेरे खाने की, उसमें कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे हथनी, तेरा पेट है कि पहाड़, भरने का नाम ही नहीं लेता। कुछ घंटे पहले ही तो तूने 10 बारातियों का खाना अकेले निपटाया था। माँ जी, वो तो आधे रास्ते आते ही पच गया था। भूखी भारती खाने की टेबल पर धरी फल की टोकरी पर धावा बोल देती है और सारे फल सफा चट करके एक लंबी डकार मारकर सोने चली जाती है। सवेरे घड़ी में 6 बजते ही अलार्म का शोर माया के कानों में गूंज उठता है। अब तो मेरे घर में भी बहू है, तो मुझे इतने तड़के उठने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराते हुए चादर ताने सो जाती है और तकरीबन 10 बजे उठकर वो पूजा पाठ किए किचन में आती है। ये क्या, दिन का आधा पहर बीतने को हो गया, फिर क्यों नई नवेली बहू के रहते रसोई घर एकदम उदास पड़ा है? तभी भारती आंखें मलती हुई किचन में आकर कहती है, सासू माँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे चूहों की सेना मेरे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। तो मुझे फरमाइश दे रही है, वजन के साथ अकल भी मोटी पड़ गई है क्या? तेरे रहते मैं भला चूल्हा चौका क्यों करूंगी? देखिए माँ जी,
मुझे सिवाय खाने के और कुछ नहीं आता। अगर आप बहू को सताएंगी तो घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। बेहतर होगा कि जुबान की जगह हाथ चलाइए। अपना ये मुफ्त का ज्ञान लेकर दफा हो जाए यहाँ से। सास बहू के बीच खटर पटर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना तो हो गया तैयार, अब जल्दी से गगन को बुला लाती हूँ। खाने की खुशबू भारती के पास पहुंचते ही वो टेबल पर धरा खाना सफा चट कर जाती है। माँ, सारा बर्तन तो एकदम खाली है, खाना कहाँ है? अरे ऐसे कैसे हो गया? मैंने इतनी मेहनत से छोले पूरी पुलाव बनाया था। सासू माँ, वो सारा खाना तो मैं हजम कर गई, लेकिन अब भी मेरा पेट नहीं भरा। कल से थोड़ा ज्यादा बनाना। तेरा बेड़ा गर्क हो, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं तुझ भूखी चटोरी को उठा लाई। जब देखो गाय भैंस की तरह जुगाली किए रहती है, भुक्कड़ कहीं की। सासू माँ, अपनी चील जैसी बड़ी आंखों से मुझे नजर लगाना बंद करिए, वरना मुझे आंखों से गोटियां खेलने का बड़ा ही शौक है, समझी? आए दिन खाने को लेकर सास बहू के बीच घमासान युद्ध छिड़ता था। सास के ताने सुनकर भारती अब खाना बनाना सीख जाती है। अरे वाह, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं इतना लजीज खाना अपने हाथों से बनाया है। चक्कर देखो। पेटू भारती प्लेट में खाना डालकर स्लैब पर बैठकर बुरी तौर से खाने लगती है कि हॉल में बैठी माया कहती है, अरे बहू रानी, बनी नहीं क्या तेरी बीरबल की खिचड़ी अब तक? वो बचा खुचा खाना 2 थालियों में परोस कर अपने पति और सास को दे देती है। अरे ये क्या रसोई घर में राशन का हड़ताल चल रही है क्या? इतना थोड़ा खाना क्यों लेकर आई हो? अरे हम कोई चींटी थोड़े हैं जो इतना कम खुराक लेकर आई है तुम मुटल्ली हमारे लिए। माँ जी, आप ही तो गुणगान किए रहती हैं, बचत करो, इसीलिए अब इतने में गुजारा कीजिए। माया और गगन के लिए अब ये रोज की बात हो गई। भारती खुद तो पेट भरकर खाया करती, पर अपनी सास के आगे नपा तुला खाना परोसती। दोनों के बीच हर दिन इस बात को लेकर महाभारत छिड़ती थी। सुन मेरी चटोरी बहू, अपना ये मक्खरपन छोड़ और गुनी बहुओं की तरह बन जा। माँ जी, आजकल महंगाई भरा जमाना है। आहा, खुद दिन भर दानवों की तरह भर भर कर खाती है और हमारी बारी में मशवरा देती है। चटोरन, महीने भर के अनाज का खत्ता तो तेरे अकेले को कम पड़ता है। अच्छा माँ जी, खुराक तो आपकी भी कम नहीं, देखने को सुखड़ी सी है सिर्फ। दोनों सास बहू के बीच भिड़ंत होता देख पूरा मोहल्ला उनके घर में उतर आता है। अरे तुम सास बहू आपस में कट कर मर जाओगी। मैं तो यहाँ अपनी बिटिया के ब्याह का कार्ड देने आया था। ये सुन खाने की शौकीन भारती के चेहरे पर बड़ी चमक चली आती है। मंगतराम काका, आप चिंता मत करिए, हम जरूर आएंगे। अरे वहाँ भी चिहा बिल्लन जैसे झगड़िए का। अरे झुमरी तलैया की चाची, तुम क्यों बीच में बरसात की बूंद जैसी टपक पड़ती हो? फिर जहाँ बात खाने की आए, वहाँ लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली शाम दोनों सज धज कर शादी में पहुँचती हैं। मुझे तो लगा था कि सास बहू के मोटू पतलू का जोड़ा आज दर्शन नहीं देगा। खैर, भारती दौड़कर शादी के खाने पर टूट पड़ती है। अरे वाह, ये सब कुछ तो मेरे पसंद का है। आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। स्वादिष्ट खाने के चलते भारती बेहिसाब खाना खा लेती है, जिस कारण अगली भोर उसका पेट खराब हो जाता है। कितना समझाया था कि भूख से कम ही खाइयो, लेकिन मिठाइयाँ देखी नहीं कि कढ़ाई में कूद पड़ी। तभी अचानक एक भिखारी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। बीबी जी, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों का भूखा हूँ। अरे यहाँ कोई भंडारा बट रहा है क्या? तुम जैसे सड़क छाप भिखारी चले आते हैं मुंह उठाए, दफा हो जाओ। चलो, रस्सी जल गई पर बल नहीं क्या? अरे अब तो सबक ले ले। क्या मतलब सासू माँ? तुझे अपने पेट के आगे कोई दिखता ही नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के लिए भी जीना सीख, समझी? भारती रसोई घर से खाना लाकर भिखारी को खिलाती है। भिखारी के वहाँ से जाते ही उसके पेट की समस्या एकदम सही हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे अक्ल आ गई है कि मैं कितनी स्वार्थी थी, जो सिर्फ अपनी ही सोचती थी। उस दिन से वो अपने अत्यधिक खाने पर ध्यान देकर उसे नियंत्रण में कर लेती है और रोजाना अपनी सास और पति के लिए अच्छा खाना बनाती और समझदार बहू की तरह घर बार की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती, जिसे देख माया तथा आस पड़ोस के लोग बेहद खुश होते हैं। कंगनापुर गांव में शंभू अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। लीला प्रेग्नेंट थी। अपनी बेबी की प्रेगनेंसी देखकर शंभू को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और खुशी से वो अपनी पत्नी को बोलता है,
अरे भगवान, तुम देखना, हमारे बच्चे एकदम दूध के जैसे गोरे गोरे होंगे। क्या जी, अब बच्चे ही तो हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बेशक वो गोरा हो या काला। क्यों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं मानता हूँ, लेकिन अगर बच्चा गोरा और सुंदर होगा तो हर इंसान उसे पूछेगा, और वहीं बच्चा अगर काला कलूटा होगा उसको कोई भी नहीं पूछेगा। अब मुझे ही देख लो, मैं काला हूँ और काले होने की वजह से मेरी माँ बाबा ने मुझे अपनी जायदाद से ही बेदखल कर दिया। लीला कुछ नहीं बोलती और लीला वहां से चुपचाप चली जाती है। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और लीला को अब डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद शंभू अपनी पत्नी लीला को हॉस्पिटल लेकर जाता है और कुछ समय तक शंभू ओपीडी के बाहर ही रहता है। जिसके बाद डॉक्टर बाहर आता है, तब वो शंभू से कहता है, बधाई हो शंभू जी, तुम्हारे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे दोनों ही लड़के हुए हैं। क्या, सच में? हे भगवान, तुझे लाख लाख बधाइयां, तू जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। शंभू खुशी के कारण फूला नहीं समाता। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपनी पत्नी की ओपीडी में जाता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका एक बेटा तो काफी गोरा और सुंदर था, लेकिन दूसरा बेटा काले रंग का था। ये सब देखकर शंभू खुद से बोलता है, हे भगवान, तूने ये कैसी लीला रची है। मुझे तो मेरे दोनों ही बच्चे गोरे चाहिए थे, लेकिन तूने तो एक बेटा मुझे चांद का टुकड़ा दे दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरा बेटा कोयले की खदान में से उठाकर तूने मेरी झोली में डाल दिया। उसकी ये बात सुनकर लीला बोलती है, शंभू जी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? काले और गोरे में भेदभाव क्यों कर रहे हो तुम? आखिर ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला कलूटा बैंगन लूटा है। इतना कहकर शंभू गोरे वाले बेटे को अपनी गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है। अगले 3 दिन बाद शंभू अपनी पत्नी लीला और अपने दोनों बेटों को घर लेकर आता है। अपनी पत्नी लीला और अपने गोरे वाले बेटे को वो बहुत ही प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने काले वाले लड़के की तरफ देखता तक नहीं था। ऐसे ही अब 1.25 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद शंभू अपने दोनों बेटों का नामकरण करता है। एक का नाम हर्ष तो दूसरे का नाम कार्तिक रखा था। शंभू अपने बेटे हर्ष को बहुत ही ज्यादा प्यार करता, उसको हर एक चीज लाकर देता। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक उसके सामने खड़ा रहता, लेकिन शंभू उसको पूछता तक नहीं था। यह सब देखकर लीला को बहुत ही बुरा लगता और वो अपने बेटे को अपने पास बुलाकर उसको बहुत सारा प्यार करती। ऐसे ही एक बार की बात है, शंभू अपने बेटे हर्ष के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है और उसे प्यार से अपने हाथों से खिला रहा था कि तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आप इतना सारा सामान लेकर आए हैं, क्या आप हर्ष की तरह मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे? अरे अरे कार्तिक, तू जाकर पोछा और झाड़ू मार दे। जब तू घर का सारा काम कराएगा तब मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। जा जा जा। पिता का प्यार पाने की चाह में कार्तिक अब घर का सारा काम करने लगा। थोड़ी देर बाद लीला जब अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है, तब वो देखती है कि उसका बेटा कार्तिक घर में झाड़ू पोछा कर रहा था। ये देखकर लीला कार्तिक से बोलती है, कार्तिक बेटा, तुम घर का काम क्यों कर रहे हो? मैंने तो घर का सारा काम कर दिया था, उसके बाद भी तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो, ऐसा क्यों? माँ, पिताजी आज बहुत ही स्वादिष्ट पकवान लेकर आए हैं और वो हर्ष को अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये देखकर मेरा भी पिताजी के हाथों से खाने का मन कर रहा था। और तुम्हें पता है, पिताजी ने मुझसे ये बात बोली है कि मैं जब घर का सारा काम करूंगा तब वो मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। ये सुनकर लीला को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और शंभू के ऊपर गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है, शंभू जी, तुम ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी भगवान, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? शंभू, तुमने तो हद ही कर दी। एक को तुम इतना प्यार करती हो, लेकिन दूसरे बेटे के साथ तुम इस तरह से ये व्यवहार करते हो जैसे कि वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। ये कोयले की खदान है और ये मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से बेदखल क्यों किया था। तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी।
इसीलिए तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान होकर उन्होंने तुम्हें खुद से ही दूर कर दिया। लीला, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आजकल की दुनिया में भी तुम काले गोरे में फर्क करते हो। लानत है तुम पर। मेरा बेटा अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरस गया, लेकिन अपनी पत्नी के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनकर शंभू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बिना कुछ बोले चला जाता है। तब से वो कार्तिक से कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि शंभू कार्तिक से बात भी नहीं करता। ऐसे ही अब 15 साल बीत गए। कार्तिक और हर्ष अब 22 साल के हो चुके थे। कार्तिक और हर्ष अच्छा कमा रहे थे। एक बार शंभू अपने बेटे हर्ष के पास जाता है और उससे बोलता है, बेटा हर्ष, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अरे ओ बुड्ढे, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो मुंह उठाकर मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ जाता है? हर्ष की ये बात सुनकर शंभू को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, लीला, मैंने हर्ष को कितना प्यार दिया, उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो किसी के सामने झुक न सके, लेकिन आज उसने मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया है जैसे कि मैं कोई भिखारी या कबाड़ी हूँ। शंभू जी, मैं तुम्हें इतने दिनों से यही समझा रही थी, दोनों लड़कों को एक समान प्यार दो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज अपनी मनमर्जी का नतीजा देख लिया तुमने। लीला और शंभू आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खिड़की से ये सारी बात कार्तिक सुन लेता है और वो दौड़ा हुआ अपने माँ बाबा के पास आता है और उनसे बोलता है, माँ बाबा, अभी आपका दूसरा बेटा जिंदा है, मैं आप लोगों की अच्छे से देखभाल किया करूंगा। ये सुनकर शंभू रोते हुए अपने बेटे कार्तिक से बोलता है, बेटा कार्तिक, आज तक तू पिता के प्यार के लिए तरसता रहा, लेकिन मैंने तुझे कभी भी पिता का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अपने पिता को माफी मांगता हुआ देख वो उसे माफ कर देता है और अपने बाबा का सारा खर्चा उठाकर एक साथ खुशी से रहने लगता है। इस तरह अब ना तो शंभू और लीला को कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी और ना ही कार्तिक ने उन दोनों को कभी किसी चीज की कमी छोड़ी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान भले ही काला हो या गोरा, लेकिन इंसान का दिल साफ अच्छा होना चाहिए। इस दुनिया में लोगों को कलर से कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहिए।